राजवंश का शासन भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, यानी कि गोल्डन पीरियड इसको कहा जाता है। तो गोल्डन एरा कहा गया था किस राजवंश को? गुप्ता डायनेस्टी को। जब हमारे देश में गुप्ता राजवंश आया, गुप्त डायनेस्टी आई, जिसकी स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी, है ना, स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस डायनेस्टी को गोल्डन एरा कहा गया क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रूलर गुप्ता डायनेस्टी में निकल के आए थे चंद्रगुप्त सेकंड। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड, जिनका नंबर आता है समुद्रगुप्त के बाद में। ठीक है, तो जब हम चीन पढ़ते हैं, श्रीगुप्त वो तो संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट रूलर हम पढ़ते हैं, देन हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर। चंद्रगुप्त सेकंड ऐसे रूलर थे जिन्होंने बहुत सारी विजय प्राप्त करी। इनके जो दरबार था, इनके दरबार में नवरत्न थे। कौन थे? नवरत्न या फिर नौरत्न जिनको आप कहेंगे। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, जैसे कि वराहमिहिर एक बहुत प्रमुख व्यक्ति इनके दरबार में थे। वराहमिहिर। बेताल एक बहुत प्रमुख व्यक्ति इनके दरबार में थे। कालिदास इनके दरबार में थे। तो ऐसे व्यक्तियों का जो समूह था वो सारे के सारे सारे के सारे 9 जो व्यक्ति थे वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए कालिदास हुए, वराहमिहिर हुए, शंकु हुए, बेताल हुए, तो इसी वजह से इनके दरबार को नौरत्नों का दरबार कहा गया। इनके टाइम पीरियड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई, जैसे कि बृहत संहिता। बृहत संहिता किसने लिखी? वराहमिहिर ने लिखी। पंच सिद्धांता किसने लिखी? वराहमिहिर ने लिखी, जो कि खगोल शास्त्र के बहुत बड़े ग्रंथ माने गए हैं। खगोल शास्त्र के बहुत अच्छे ग्रंथ माने गए हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम पीरियड है, गुप्ता डायनेस्टी आपको याद रखनी है, साथ में गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन एरा के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारा नंबर पहला। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख है? मनी बिल के बारे में आपसे बेसिकली पूछा गया है। आर्टिकल से क्वेश्चन 101% आता है। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स हमें सारे तो नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आते हैं पेपर में, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स आपके 12 से 35, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कौन सा आर्टिकल किससे रिलेट करता है। मनी बिल का आर्टिकल हो गया, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो 110 अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है कि धन विधेयक किस विधेयक को कहेंगे। बेसिकली जो वित्त विधेयक होता है, ठीक है, वित्त विधेयक होता है, इसी की परिभाषा में ही धन विधेयक की परिभाषा बेटा छुपी हुई होती है। जितने भी धन विधेयक होते हैं यानी कि मनी बिल होते हैं वो सब वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। धन विधेयक में सबसे बड़ी पावर होती है लोकसभा के स्पीकर के पास में। लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष ही यह तय करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। राज्यसभा के पास में इसके पास ज्यादा पावर्स नहीं होती। राज्यसभा इसको मैक्सिमम 14 डेज के लिए अपने पास रोक सकती है। वो इस पे कोई सुझाव दे ना दे, को रिजेक्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा में ये पारित होने के बाद ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राज्यसभा इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इसको पहले लाने के लिए, लोकसभा में पेश होने से पहले राष्ट्रपति की प्रमुख सिफारिश इस पर लगती है, या फिर पहली स्तुति जो होती है वो पहले प्रेसिडेंट की ही होती है, तभी इसको पेश किया जाता है लोकसभा में। इसको किसी मंत्री के ही द्वारा लाया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं किससे जुड़ी हुई? धन विधेयक से जुड़ी। आर्टिकल नंबर 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे अनुच्छेद से रिलेटेड। देखते हैं बेटा सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर तीसरा, संविधान सभा जिसे संविधान के निर्माण के लिए चुना गया था ने अपनी पहली बैठक को कब आयोजित किया? ये बहुत बढ़िया सवाल बनता है और मैं बोल रही हूं हर परीक्षा में कभी ना कभी ये सवाल जरूर पूछा गया है। 2-3 तारीखें हैं जो हमें याद रखनी है। देखो सबसे पहले तो आप याद रखो कैबिनेट मिशन ग्रुप। कैसा हुआ कि जब भी हमारा ये जो संविधान है इसके बनने से पहले, है ना, इसके बनने से पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना नहीं था उससे पहले एक मिशन आया
जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, जो 1946 में आया। इन्होंने ही संविधान सभा की आधारशिला रखी कि हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए और उसको बनाने के लिए पर्टिकुलर एक असेंबली होनी चाहिए, है ना। तो वो असेंबली होनी चाहिए, ये सारी बातें किसने, कैबिनेट मिशन ने हमें दी। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा ने संविधान को बनाया और इसमें कुछ तारीखें इंपॉर्टेंट रही, जैसे कि पहली बैठक तो 9 दिसंबर को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट सभा का चुना गया या फिर अस्थायी अध्यक्ष। फिर एक तारीख हम याद रखते हैं बेटा, 11 दिसंबर 1946, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया संविधान सभा की। फिर एक तारीख हम याद रखते हैं इंपॉर्टेंट, 13 दिसंबर 1946, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, या फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की पास नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की आधारशिला रखी गई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिससे हमारी प्रेम्बल बनी है, जो हमारी प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज, ठीक है। तो ये 2-3 तारीखें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे पूछ ली जाती हैं। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ। तो 9 को पहली मीटिंग हुई है, 11 को पहले अध्यक्ष चुने गए हैं फाइनली, और 13 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपसे, बहुत इजीली पूछ लेगा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे इंस्टीट्यूशन नेशनल और इंटरनेशनल, उन दोनों के हेडक्वार्टर्स आपको डेफिनेटली याद करके जाने हैं, ठीक है। तो 1984 में SAI की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर है बेटा कहाँ, नई दिल्ली में। 1984 में इसकी स्थापना हुई। एक पूछते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, मुंबई में, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है हेडक्वार्टर, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा है ना, जिसको हम कह रहे हैं 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है और काफी अच्छा लीड कर रहा है इंडिया, है ना। अभी जिस तारीख में इसको हम बना रहे हैं वीडियो को, यहाँ तक इंडिया ने कोई मैच नहीं हारा है। तो BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा बार पूछ लिए जाते हैं रिगार्डिंग नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत श्रीलंका वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए, यानी कि फ्री ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपसे पूछ ले जाते हैं, जो क्वेश्चंस आपने कभी पढ़े भी नहीं होते, आपको पता भी नहीं होता, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हाँ, आपको परेशान नहीं होना है, बस कुछ नहीं, मेरे साथ क्वेश्चंस को याद करते हुए चलो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आपको अपना थोड़ा सा याद रखने की शक्ति को काम में लेना है, इस डेटा को याद रखना है, इस ईयर को याद रखना है, ठीक है। तो 1998 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में फ्री ट्रेड की आधारशिला रख गई, और ये लागू कब हुआ, जब आपसे पूछा जाए लागू कब हुआ, तो 1 मार्च 2000 में इसको लागू किया गया, ठीक है। तो ये फ्री ट्रेड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। 6th क्वेश्चन, संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को नहीं बनाया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संघ शक्ति समिति, इसके प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यही व्यक्ति हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। बाकी जो रेस्ट ऑफ तीनों समितियां हैं, प्रक्रिया के नियमों पर समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी, वित्त एवं कर्मचारी समिति, इन तीनों के जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी संघ शक्ति समिति के
प्रेसिडेंट थे। एक थी संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी। इस कमेटी, इस समिति, समिति हिंदी में, इंग्लिश में कमेटी, इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। मैं दो कमेटी आपको और बताती हूं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कमेटी का नाम था प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है, प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति। इसके इंपॉर्टेंट अध्यक्ष जरूर आपको ध्यान रखने हैं, बहुत बार ये सवाल पूछता है। कौन थे, कोई बता देगा कमेंट सेक्शन में? तो आयरन मैन, जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, आपको ये जरूर याद रखना है। प्रांतीय संविधान समिति कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ किससे क्लियर? कमिटी से क्लियर हुआ। जब हमारी संविधान सभा बन रही थी, बन गई थी, तो उसके बाद में अलग अलग लोगों को काम सौंपे गए, अलग अलग कमेटियां बनी अलग अलग कामों के लिए। तो ये वही कमेटी है, किस कमेटी कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई थी उसका अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि प्रारूप समिति है, फॉर एग्जाम्पल प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति का काम था ऑल ओवर ड्राफ्ट रेडी करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप क्या होना चाहिए, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। तो ये आपको कम से कम ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रख करके जानी है जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कि मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, जो कि रॉन्ग है। तो कोणार्क में सूर्य मंदिर है, कोणार्क सन टेम्पल, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है, एकदम करेक्ट है। भीमबेटका की गुफाएं बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ में नहीं है। भीमबेटका की इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में लोकेटेड है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बिल्कुल बॉटम में है ये, है ना, विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसके बिल्कुल बॉटम में है। यूनेस्को ने इसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को की इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें शामिल किया गया है। प्राक ऐतिहासिक काल से ये जुड़ी हुई हैं, यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं बेसिकली कहा जाता है जब महाभारत का टाइम था, जो उसमें भीम नाम के व्यक्ति थे जो कि सेकंड नंबर पर आते हैं आफ्टर युधिष्ठिर। तो जहां पर वो बैठ गए थे वहां पे एक पॉन्ड बन गया था, तालाब बन गया था, उसी को भीमबेटका कहते हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं, उस तरीके से उसका नाम पड़ा हुआ है, और ये विंध्याचल श्रेणियों के बॉटम में है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये शामिल है, और राज्य है भारत का मध्य प्रदेश। हम्पी ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, कर्नाटक में, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा है। और फतेहपुर सीकरी, जिसकी स्थापना अकबर ने कराई थी, मेडिवल इंडिया का टाइम पीरियड है, अकबर मुगल साम्राज्य का एक महान राजा रहा है, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में अपने गुजरात विजय के दौरान इसकी स्थापना कराई थी। तो बाकी सारे ठीक हैं, इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा, करेक्ट। जो सभा थी, सभा का काम था न्याय करना, ठीक है, न्याय करना। और ये जो समिति थी, समिति, इसका काम था राजा का चुनाव करना, राजा का चुनाव करना, ठीक है, राजा का चुनाव करना। तो ये दो प्रजापति की पुत्रियां कही गई हैं इन ऋग्वेद, ये आपको ध्यान जरूर रखना है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत सिंपल है, अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश में होता आप उसको झट से कर लेते, क्योंकि जहां पर साउंड वेव्स का आपको स्टडी करनी है, उनका प्रसार, उनका अध्ययन करना है, उसको ध्वनि विज्ञान कहेंगे। किसी की भी स्टडी जब आप करते हैं तो वही विज्ञान कहलाती है। तो ध्वनि की स्टडी करनी है तो वो ध्वनि विज्ञान से आप कर सकते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है साइंस का, इसको आप देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग का एक प्रकार है, एक डिसीज है, प्लांट डिसीज। पादप रोग मतलब प्लांट डिसीज। देखो, जो बॉट्यूलिज्म होता है यह है एक ह्यूमन डिसीज है।
बेसिकली एक मनुष्य में ये डिसीज होती है, ठीक है, ह्यूमन डिसीज है। ओके, एक इन्फेक्शन होता है बेसिकली बॉट्यूलिज्म, ठीक है। ब्लाइट एक पौधे पर लगने वाला कीड़ा होता है या फिर एक डिसीज होती है, बैक्टीरिया से ही होती है बेसिकली, जिसमें पत्तियां जो होती हैं वो सड़ने लगती हैं और फिर एट द एंड प्लांट की डेथ हो जाती है, प्लांट झुलसने लगता है, जैसे मानो धीरे धीरे पौधा जल रहा हो, पत्तियां उसकी झुलसने लगती हैं, तना उसका झुलसने लगता है, ठीक है। जो कॉस्किडाइसिस होती है ये भी एक प्रकार की एनिमल डिसीज होती है, ठीक है, एनिमल डिसीज होती है, किसी भी जानवर में हो जाती है। और मेस्टाटाइसिस ये क्या होता है, ये ब्रेस्ट डिसीज होती है, एक इन्फेक्शन हो जाता है ड्यूरिंग जब मदर फीडिंग कराती है, ठीक है। ये एनिमल में भी हो सकता है और ह्यूमन में भी हो सकता है, बहुत रेयर होता है बट बहुत खतरनाक होता है। तो ये आपको साइंस से क्वेश्चन देखने को मिला है डिसीजेस से, तो ऐसे सवाल डिसीज से आ जाते हैं। अब बहुत बार पैटर्न चेंज हो गया है, विटामिन वाले छोटे छोटे से सवाल अब नहीं बनते कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, अब नहीं पूछता, क्योंकि अब आपको एक स्टेप आगे की तैयारी करनी है ना, वो बहुत हुआ ड्रामा, और अब क्वेश्चन थोड़े से ऐसे बनने लगे हैं, नए सवाल जिनको आप लोग कहते हैं पेपर टफ आया, तो टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, नंबर 11, सामवेद को भारत के किस स्रोत से जुड़ा हुआ माना जाता है? क्या है बेसिकली सामवेद में? तो सामवेद भारत के संगीत और कला से जुड़ा हुआ एक वेद है। जो यजुर्वेद है उसमें धनुर्विद्या का ज्ञान है, जो अथर्ववेद है उसमें, यजुर्वेद में बेसिकली युद्ध कला, धनुर्विद्या, वो सारी चीजें हैं। जो अथर्ववेद है उसमें जादू टोना, भूत प्रेत, आत्माएं, ये सारी चीजें बताई गई हैं। जो सामवेद है उसमें संगीत और कला के बारे में बताया गया है। जो हमारे 7 स्वर निकलते हैं, है ना, स्वर जिनको हम बेसिकली आधार कहते हैं किसी भी म्यूजिक का, वही स्वर होता है ना, तो वो भी हमें कहाँ से मिले हैं? वो भी हमें सामवेद से ही मिले हैं। इवन जब अभी हमने गुप्ता डायनेस्टी देखी थी, सबसे महान डायनेस्टी, तो गुप्ता शासन के एक रूलर रहे हैं जिनका नाम रहा है समुद्रगुप्त। क्या नाम रहा है? समुद्रगुप्त। इनको कहा गया है नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन, क्योंकि इन्होंने कोई भी युद्ध नहीं हारा अपने कार्यकाल का। तो समुद्रगुप्त को म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार था, तो इन्हें अपने उनके कॉइन्स पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, और ये चीज दिखाती है कि समुद्रगुप्त म्यूजिक के कितने अच्छे लवर थे, या कितना अच्छा म्यूजिक से उनको लगाव था, ठीक है। तो आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी कवर हो गए हैं। 12th क्वेश्चन, त्रिपुरा का एक प्रमुख त्योहार है जिसमें पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है। बहुत अच्छा सवाल है, स्टैटिक जीके का। फॉक आपसे फेस्टिवल पूछ लिया है, यहाँ से चैप्टर से क्वेश्चन बनता है जहां से आपसे फॉक फेस्टिवल, फॉक डांस, फॉक आर्ट्स आपसे पूछी जाती है इंडिया की अलग अलग स्टेट्स की। तो त्रिपुरा का कौन सा? गरिया पूजा। गरिया पूजा ऐसा त्योहार है जो पशुधन और धन के देवता की पूजा की जाती है। एक त्योहार है खर्ची पूजा, ये भी त्रिपुरा का ही त्योहार है बेटा, ठीक है। इसमें पृथ्वी माता की पूजा की जाती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट त्योहार हैं जो आपको याद रखने हैं। नागालैंड का एक बहुत प्रमुख त्योहार होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो अभी दिसंबर में वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है नागालैंड में। तो आपको इंडिया के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ध्यान रखने हैं जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, इनको हम कहते हैं फॉक फेस्टिवल्स, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्टेट्स के आपको ध्यान रखने हैं। बाकी क्लास में आप मेरे साथ रहेंगे सीरीज में, तो मैं आपको हर क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे फॉक फेस्टिवल्स कवर करा दूंगी टिल आपके एग्जाम तक, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बस मेरे साथ कंटिन्यू रहना है। निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? एक बहुत बढ़िया सवाल है, दूसरे उपराष्ट्रपति पूछे हैं। तो दूसरे उपराष्ट्रपति हमारे जाकिर हुसैन जी रहे थे। राष्ट्रपति पहला भारत का नागरिक होता है, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है। इस वक्त में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि एक आदिवासी ट्राइब से आती हैं, संथाल उनकी जनजाति का नाम है। भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं और प्रथम आदिवासी जनजाति राष्ट्रपति हैं। तो ये क्वेश्चन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आर्टिकल्स पूछ लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल से लगता है? तो आर्टिकल 61 से लगता है,
ठीक है। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? बस यहां तक ही आपसे पूछा जाता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसने बरना परिचय नामक पुस्तक लिखी है? ये क्वेश्चन आया है बुक्स एंड ऑथर्स से। तो आपको कुछ लेटेस्ट बुक्स याद रखनी है जो करंट अफेयर्स की हैं, जो अभी ट्रेंड में है या जिनका विमोचन अभी हुआ है, जो किसी सोशल मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा ज्वलंत है या फिर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, वो आपको चर्चित पुस्तक याद रखनी है। कुछ आपको याद रखनी है मेडिवल इंडिया की वो किताबें जरूरी, और कुछ आपको जो अच्छे लेखक हैं जिन्होंने, जैसे गोदान है ना, वो अपने आप में एक बहुत प्रमुख किताब है, तो उनके राइटर्स आपको याद रखने हैं। तो बरना परिचय जो किताब लिखी गई थी वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई थी, और ये एक ऐसी किताब थी जिसने सामाजिक मुद्दों पर बहुत ज्यादा प्रकाश डाला था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत के बंगाली राइटर हैं और एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी इंडिया के रहे थे। फ्रीडम फाइटर्स में भी इनका नाम शामिल है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक आ गया है क्वेश्चन एग्रीकल्चर से, क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। तो जूट एक टाइप की फसल होती है जो कि आपका कैश फसल में आती है, यानी कि जिससे आप अर्न कर, जैसे गन्ना है, शुगर केन है, वो भी एक कैश क्रॉप है जिससे आप पैसा अर्न करते हो। कुछ फसल ऐसी होती है जो पेट भरने के लिए होती है, जैसे कि गेहूं है, चावल है, कुछ ऐसी फसलें होती है जिनसे आप अर्न करते हैं, है ना। शुगर केन उसमें एक इंपॉर्टेंट फसल आती है, जूट इसमें एक इंपॉर्टेंट फसल आती है, ठीक है। तो जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। बोरियां बनती हैं, कट्टे बनते हैं। आपने देखा होगा एक रेशे टाइप की फसल होती है जो कि बैग्स बनाने में काम आती है। अगर मैं बात करूं तो कौन कैसी फसल है, ये खरीफ की फसल है, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, फतोपारा यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? तो फतोपारा यात्रा गोवा का एक इंपॉर्टेंट त्योहार है। गोवा का एक इंपॉर्टेंट त्योहार है शिग्मो। शिग्मो मनाया जाता है ड्यूरिंग जब होली आती है, होली के आसपास। एक इंपॉर्टेंट त्योहार है चावोत। चावोत होता है गणेश चतुर्थी वाला त्योहार, ये भी गोवा में चावोत के नाम से मनाया जाता है। एक है कार्निवल्स, है ना, कार्निवल्स, ये भी गोवा का एक प्रमुख त्योहार है। तो ये गोवा के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। गोवा सबसे छोटा भारत का राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अंबुबाची मेला लगता है? ये क्वेश्चन भी आपका आता है स्टैटिक जीके से। और कुछ मेले हैं जैसे कि अंबुबाची मेला है, कुंभ का मेला है ना, ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो अंबुबाची मेला हर वर्ष असम में लगता है, और असम में ही कामाख्या माँ का मंदिर है, माँ कामाख्या, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर एक सिद्ध पीठ है, ठीक है, और यहीं पर अंबुबाची मेला आपका हर वर्ष आयोजित किया जाता है। संघ से संबंधित जीवों को चट्टाकर्मी भी कहा जाता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, डेफिनेटली आता है, हर पेपर में आता है। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं उनको फ्लैटवर्म्स भी कहा जाता है। एक होता है आपका ल्यूक फ्लू, ये आपका क्या करता है, सॉरी, ये होता है लीवर फ्लू, है ना, इसको कहते हैं लीवर फ्लू। लीवर फ्लू बेसिकली जो लीवर होता है उस पर चिपक जाता है और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। होता है एक, कहते हैं टेप वॉर्म। टेप वॉर्म इंटेस्टाइन, आंत में चिपक जाता है मनुष्य की, और आंत जो होती है, इंटेस्टाइन जो एक ऑर्गन होता है हमारा, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एक टाइप के ये ऐसे जीव हैं जो कि पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं, और ये प्लेटीहेल्मिन्थीज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट्स से है, जिसको फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है। आर्टिकल 12 से 35 तक हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और एज अ स्टूडेंट तो आपको पता होना ही चाहिए, साथ में एज अ इंडियन सिटीजन भी आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत के संविधान ने आपको कौन कौन से अधिकार दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 14 से 18 जितने भी हैं वो आपको सारे इक्वलिटी के अधिकार हैं, यानी कि आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान रहेंगे। 15 कहता है धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
16 कहता है जितने भी लोक नियोजन होंगे उसमें सबको इक्वल अवसर मिलेगा। 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होगी। आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल, कोई भी अपने नाम के आगे कोई भी पर्टिकुलर उपाधि नहीं लगा सकता, है ना, ऊंचा या नीच इस टाइप की कोई बात नहीं कर सकता, अपने पर्टिकुलर रेस को लेकर के, अपने अपने बैकग्राउंड को या अपनी जाति को लेकर के, ठीक है ना। 25 से 28 होती है धार्मिक स्वतंत्रता आपको मिली हुई है अपने धर्म को मानने के लिए। 19 से 22 है आपको फ्रीडम है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है देश में आने जाने का, कुछ भी बोलने का, कुछ भी अपशब्द नहीं, अपनी बात को रखने का, ठीक है, अपनी आजीविका को चलाने का, अपना कोई ग्रुप बनाने का, किसी चीज पर आपको अगर कोई कमेटी बनानी है, कोई संघ बनाना है उसके लिए। 23 से 24 है आर्टिकल नंबर 23 टू 24 जिसमें आपको शोषण के खिलाफ अधिकार मिले कि कोई बलात्श्रम नहीं कर सकता या ह्यूमन ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो शोषण के खिलाफ आपके लिए अधिकार हैं 23 से 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 20, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो एक इंपॉर्टेंट मेडिवल के रूलर हम पढ़ते हैं जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट एक शासक रहे हैं जिन्होंने मैरिज ब्यूरो की भी स्थापना करी थी। तो फिरोज शाह तुगलक ऐसे हैं जिन्होंने जौनपुर शहर, फिरोजाबाद शहर, है ना, फिरोज शाह कोटला, ये सारे शहरों का निर्माण करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो एक अच्छा क्वेश्चन है मेडिवल से। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो गुरु अंगद ने किया है। ये द्वितीय गुरु रहे हैं, पहले गुरु नानक देव जी हैं, सेकंड गुरु अंगद जी हैं, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। बहुत बार पूछ लेते हैं कि लास्ट कौन से गुरु रहे थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो 10वें गुरु रहे थे, है ना। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे गुरु से पूछा गया है। फुगड़ी कोंकणी क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा का एक लोक नृत्य है। यह आमतौर पर निम्नलिखित में से किस हिंदू धार्मिक त्योहार के दौरान किया जाता है? तो सबसे पहले तो आप ये क्षेत्र जान लो। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं इंडिया को कुछ ट्रायंगुलर शेप में ऐसे देखूं तो गुजरात से या फिर महाराष्ट्र से हम यहाँ से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र से गोवा तक का जो ये पार्ट है ना, इसको कोंकण क्षेत्र कहा जाता है, कोंकण क्षेत्र। और गोवा से नीचे केरला तक ये जो पार्ट है इसको मालाबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार कोस्ट। तो कोंकण क्षेत्र ये वाला, इस क्षेत्र में जो फुगड़ी जो डांस है वो बेसिकली कब किया जाता है? होली, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, या कब किया जाता है? तो ये गणेश चतुर्थी के दौरान किया जाता है। और मैं आपको भी पढ़ा भी चुकी हूँ कि गणेश चतुर्थी जो त्योहार है उसको गोवा में चावोत के नाम से जानते हैं, और महाराष्ट्र में एक बहुत पॉपुलर ये फेस्टिवल है। जब बाल गंगाधर तिलक जी थे तो उन्होंने, उनके समय में इस फेस्टिवल ने बहुत ज्यादा फेम प्राप्त करा था। सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है शिवाजी महाराज की माता जो जीजाबाई थी, उन्होंने गणेश जी की पूजा करी है ना। फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने एक आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाया था जिसमें हर प्रकार की जाति को इसमें शामिल किया गया था। तो गणेश चतुर्थी एक प्रमुख त्योहार है महाराष्ट्र गोवा वाले क्षेत्र का। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की थी सर विलियम जॉन्स ने। अगर मैं बात करूं 1784 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, है ना, गवर्नर जनरल, ये एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपके सामने आ जाता है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। एक्चुअली वॉरेन हेस्टिंग ऐसा व्यक्ति था जो प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का। इससे पहले बंगाल का गवर्नर होता था और उसको हम कहते थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ऐसा व्यक्ति था जो 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा। लेकिन फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान या उसकी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर की जो पोस्ट थी उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिससे उसकी पावर में वृद्धि हुई। जो मद्रास और कौन सा तुम्हारा मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स थे वो उनके अधीन आ गए, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो गया। ठीक है ना। तो बंगाल का गवर्नर जनरल होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स था।
इसने ही प्रथम मदरसे की स्थापना हुई है इसी के समय में। गीता का ट्रांसलेशन हुआ है इसी के समय में, चार्ल्स डिकेंस ने किया था। विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। इम्पीचमेंट भी इस व्यक्ति के ऊपर लगाया गया था जब ये वापस से इंग्लैंड गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है वॉरेन हेस्टिंग से। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जी हाँ, सबसे छोटा तो लक्षद्वीप, बिल्कुल 32 किलोमीटर स्क्वायर में केवल ये फैला हुआ है। सबसे छोटा ये एक यूनियन टेरिटरी है। और अगर अकॉर्डिंग टू एरिया बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो लद्दाख होगा। कितने हमारे पास टोटल यूनियन टेरिटरीज हैं? तो 8 हमारे पास टोटल यूनियन टेरिटरीज हैं। दादर और नागर हवेली, दमन एंड दीव को एक कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस विख्यात नृत्य की नृत्यांगना है? कौन सा डांस वो परफॉर्म करती हैं? तो भरतनाट्यम और ओडिशी वो दोनों परफॉर्म करती हैं। हमारे पास 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कौन से? शास्त्रीय, जिनको हम क्लासिकल डांस फॉर्म्स कहते हैं इंग्लिश में। फोक तो हमारे पास बहुत सारे हैं। फोक है लोक डांस, जो अलग अलग स्टेट में पर्टिकुलर अलग अलग ट्राइब्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन क्लासिकल डांस फॉर्म सिर्फ 8 हैं, जिसमें कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, केरला से कथकली और मोहिनीअट्टम 2 डांस फॉर्म्स हमारे पास में हैं। कथक उत्तर प्रदेश से है, जिसमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट महाराज हैं हमारे, जो कथक के लीड डांसर्स रहे हैं, जिन्होंने भारत में बहुत नाम करा है। तो माधुरी दीक्षित कथक की बहुत अच्छी डांसर हैं, ठीक है। ओडिशी डांस फॉर्म आता है ओडिशा से और मणिपुरी डांस फॉर्म आता है मणिपुर से। तो ये हमारे पास 8 डांस फॉर्म्स हैं जो क्लासिकल हैं, जिसमें सोनल मानसिंह नृत्यांगना है भरतनाट्यम और ओडिशी दोनों की। तो डांसर्स कहाँ, सॉरी, आपके जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इनसे जुड़े हुए इनके राज्य और इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट डांसर्स, ये आपको जरूर बेटा ध्यान में रखने हैं। भारतीय संविधान के 61वें संविधान ने क्या संशोधित किया? तो जो 61 अमेंडमेंट आया उसने संशोधित किया कि जो उम्र होगी किसकी, चुनाव की, यानी कि सॉरी आपका वोटिंग की, मतदान की आयु, उसको 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि जितने भी आप लोकसभा के इलेक्शंस में आप वोटिंग करते हैं तो आप 18 अबव होते ही वोटिंग कर सकते हैं। पहले ये वोटिंग 21+ होती थी, है ना। तो इस वोटिंग को आप कर सकते हैं 18 वर्ष की आयु से प्रारंभ। तो इसी को अमेंडमेंट कहते हैं, 61वां संविधान संशोधन। निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है? देखो, यूनेस्को ने भारत के अंदर अपनी क्या दी हुई है, अलग अलग क्षेत्र को, यानी कि इंपॉर्टेंट जो जगहें हैं उनको मान्यता दी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में। जैसे कि अभी हमने हम्पी पढ़ा था, अभी हमने भीमबेटका की गुफाएं पढ़ी थी, धौलावीरा गुजरात में एक स्थल है जो आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फतेहपुर सीकरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना। आपका कंचनजंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, मिक्स में आता है, बल्कि कल्चर और नेचुरल दोनों में आता है। तो भारत में बेटा 14 ऐसी चीजें हैं जिनको अमूर्त आपका कहा। अमूर्त का मतलब होता है जिनका मूर्त नहीं है, जिनको आप देख नहीं, जैसे हम्पी को आप देख सकते हो, कंचनजंगा को आप देख सकते हो, धौलावीरा को आप देख सकते हो, है ना। तो ये चोला टेम्पल्स हैं, इनको आप देख सकते हो। बट आप ये जो 14 है ये इंटेंजिबल है, जैसे कि कुंभ का मेला, जैसे कि दुर्गा पूजा, जैसे कि आपका एक इंपॉर्टेंट है योग, जैसे कि इंपॉर्टेंट है वेदों का उच्चारण भारत में होना। तो ये इंटेंजिबल है, ये 14 है। तो 14 इंटेंजिबल साइट्स यूनेस्को ने शामिल, 14 इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को मान्यता दी है। इसमें से सितार वादन को मान्यता नहीं दी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, योग भी शामिल है, कुंभ का मेला, छऊ नृत्य, वेदों का उच्चारण, आपका दुर्गा पूजा आपकी इंपॉर्टेंट शामिल है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आता है हमारा किससे, यूनेस्को के धरोहर से। 2 क्रमागत, अगर मैं इसकी बात करूं शीर्ष, 2 क्रमागत शीर्ष के बीच की जो क्षैतिज दूरी है वो क्या कहलाएगी? 2 क्रमागत, देखो जब आप कोई भी आप देखते हो ऐसे वेव तरंग, ठीक है, तो ये होते हैं शीर्ष, ये होते हैं शीर्ष,
इनके बीच की जो दूरी होती है ये वेवलेंथ कहलाती है, इसको हम लैम्डा के नाम से कहते हैं, इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ये लैम्डा का साइन होता है और इंग्लिश में इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो दो क्रमागत जो शीर्ष हैं या गर्त हैं, ये जो नीचे की दूरी है ये गर्त है, इनके बीच की जो दूरी होती है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, इसको हम तरंग दैर्ध्य हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में वेवलेंथ, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है साइंस से। निम्नलिखित में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? देखो, वाष्पीकरण होता है वेपोराइजेशन, जब वेपर हवा में चली जाती है, यानी कि पानी शुष्क होता है और पानी शुष्क होकर के जल करके भाप में परिवर्तित होता है और भाप ऊपर उठती है, उस क्रिया को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। तो जब जो हमारा वातावरण है, एनवायरमेंट है, अगर उसमें ह्यूमिडिटी होगी, यानी कि पानी की मात्रा मौजूद होगी, जिसको हम हिंदी में आर्द्रता कहते हैं, तो जितनी पानी वातावरण में मौजूद होगा उतना वेपोराइजेशन कम होगा, क्योंकि पानी ऑलरेडी है वातावरण में, तो पानी वातावरण सूखेगा ही नहीं और पानी मांगेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही ड्राई हो जाएगा वातावरण, पानी की कमी हवा में हो जाएगी, तो तुरंत से पानी शुष्क होकर के ऊपर जाएगा। तो जब आर्द्रता बहुत ज्यादा होगी, यानी कि आप खुद देखो ह्यूमिड होगा, पानी है हवा में, मॉइस्चर है एयर में, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अभी कभी देखना बारिश के मौसम में जब आप गर्मी में पंखा चलाएंगे तो बहुत अच्छी हवा लगेगी, क्योंकि पसीना सूख रहा है और हवा शरीर को महसूस हो रही है। लेकिन जैसे ही आप बरसात का मौसम देखते हैं, जुलाई अगस्त वाला, उसमें ह्यूमिड हो जाती है हवा, हवा में ही मॉइस्चर आ जाता है, बरसात में हवा में ही पानी घुल जाता है, तो उसमें क्या होता है, पसीना जब आता तो वो सूखता नहीं है, उसमें एसी कूलर भी फेल होने लगते हैं, ऐसा लगता है पंखे की हवा में फील ही नहीं हो रही है, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ चुकी होती है ना। तो ह्यूमिडिटी की वृद्धि होने से ही वाष्पीकरण की दर में कमी आती है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन क्लास का, त्वरण किसके परिवर्तन की दर के बराबर होता है? तो वेग, जैसे ही वेग जो किसी वस्तु का लगातार परिवर्तित होगा, तो वेग में होने वाले लगातार परिवर्तन को ही हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है साइंस के। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबसे मिक्स आपका पेपर आता है। ऐसा ही मैं आपका मॉक टेस्ट लेकर के आई हूं। तो ऐसा मॉक टेस्ट ये डिजाइन किया है कि जिससे आपकी बेहतर, कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी हो, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप पढ़ सके, याद कर सके। तो परेशान बिल्कुल आपको होना नहीं है, बस जुड़े रहना है मेरे साथ इस सीरीज में, और इस सीरीज का नाम है दिल्ली पुलिस जीके की ताबड़तोड़ आपकी सीरीज, और इसमें ताबड़तोड़ तरीके से ही हमें तैयारी को बढ़ाना है। इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज जरूर कीजिए, याद जरूर कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, और करते हैं बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी, और करते हैं सिलेक्शन को सुनिश्चित। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।